अस्सलाम वालेकुम। डाइजेशन इन ह्यूमन में नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रोल ऑफ लिवर। वैसे तो लिवर के बेशुमार काम है। रेड ब्लड सेल जो अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं, 120 दिन उनकी उम्र होती है, वो अगर पूरी कर लेते हैं तो वो स्टोर हो जाते हैं डेड एज अ डेड बॉडी लिवर के अंदर। लिवर को असल में ग्रेवयार्ड कहते हैं रेड ब्लड सेल का। तो लिवर ही उनको तोड़ता है, उनके अंदर जितनी एसेंशियल चीजें जो आयरन वगैरह होता है वो निकाल लेता है, बाकी जो है वो यूरिन के जरिए बाहर खारिज कर देता है। उसी तरह लिवर जो है जब सर्दी होती है तो ये हमारे जो मेटाबॉलिक रेट है उनको तेज कर देता है ताकि हीट प्रोड्यूस करके दे जिस्म को। उसके अलावा ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है उसको भी ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर कर लेता है, और जब हमारे जिस्म को ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके दे देता है। उसके अलावा हमारे पास है जी मेक प्रोटीन एंड प्रोड्यूस अमोनिया। ये अमीनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन भी बनाता है सेल्स के लिए जो जरूरी होती है। इस नतीजे में अमोनिया प्रोड्यूस होती है और अमोनिया एक टॉक्सिक मटेरियल है। अमोनिया को खारिज करने के लिए एज अ यूरिन भी बेशुमार पानी की मिकदार चाहिए, और अगर 1 ग्राम के लिए 500 ml चाहिए, तो अगर 10 ग्राम अगर 1 ग्राम अगर हमारे पास अमोनिया मौजूद हो, उसको खारिज करने के लिए 500 ml पानी चाहिए। तो अगर 10 ग्राम अगर अमोनिया हो तो कितने ml पानी चाहिए? आप सोच सकते हैं कि ये तो लीटर्स के हिसाब से बन जाएगा, इस तरह डिहाइड्रेशन हो जाएगी। उसके अलावा ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में जिसका नाम है यूरिया। अब यूरिया का 1 ग्राम होगा तो 1 ml वाटर हमें चाहिए उसको हमारे जिस्म से निकालने के लिए एज अ यूरिन। अब असल में बात पे आ जाते हैं कि इसका ये जो मेजर फंक्शन है डाइजेशन में वो है प्रोड्यूस करता है ये बाइल। बाइल कोई एंजाइम नहीं है बल्कि बाइल एक सिक्रीशन है जिसके पास साल्ट्स मौजूद हैं, और वो साल्ट जाके जो फैट है उनको छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। बिल्कुल छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ता बल्कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो काइम मैदे से गया था वो मिल्की कलर का हो जाता है। इसका वजन 1.5 किलो होता है, 1.5 kg वेट होता है, लेकिन औसत के लिहाज से ये भी सैक लाइक ऑर्गन बिहाइंड स्टमक, मैदे के पीछे एक खाली सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होगा। उस ऑर्गन को नाम देंगे गॉल ब्लैडर का। लिवर जो भी बाइल प्रोड्यूस करेगा वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगी, और जब उसकी जरूरत होगी वो वहां से कॉमन बाइल डक्ट के जरिए आएगी और कहां पे फेंक दी जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन ड्यूडेनम के अंदर। कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर इनटू ड्यूडेनम। इसे कॉमन बाइल डक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ सिर्फ बाइल वाली डक्ट नहीं होती बल्कि इसके साथ पैंक्रियाटिक जूस वाली डक्ट भी आके लग जाती है। इस वजह से इसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और पैंक्रियाटिक जूस और बाइल दोनों इकट्ठे होके कहां पे फेंके जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के अंदर। डज नॉट कंटेन एंजाइम। बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं है बट इट हैज सॉल्ट व्हिच ब्रेक्स फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ये जो फैट है उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तकसीम कर देता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी हमने आपको बताया था। स्टोर ग्लूकोज एज अ ग्लाइकोजन, पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जब ग्लूकोज ज्यादा मिकदार में होता है उसे स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन की सूरत में। जब ग्लूकोज की डेफिशिएंसी महसूस होती है ये दोबारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अमीनो एसिड को इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाता है। इस सूरत में अमोनिया प्रोड्यूस होता है जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको खारिज करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, लिहाजा ये उस अमोनिया को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस जिसका नाम है यूरिया उसमें कन्वर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मैंने सिर्फ नाम लिख दिए हैं, आपको डिटेल के साथ बोल के बता दूंगा। डायरिया, असल में डायरिया जब पानी का हमारे जिस्म से ज्यादा निकल जाना है उस चीज को कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इस सूरत में जो पानी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब नहीं हो सकता और फ्रीक्वेंटली निकलता जाता है थ्रू एनस, जिसे हम कहते हैं कि मोशन लग गए हमें। ये डायरिया की एक किस्म है। उसमें बेशुमार पानी जो होता है वो एनस के जरिए खारिज हो जाता है। उसके अलावा जिस्म में अगर पानी की ज्यादा कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, सेल अपना फंक्शन करना छोड़ देते हैं। इसमें मरीज को थकावट महसूस होगी और उसके लोअर जो एब्डोमिनल रीजन है वहां पर से बेशुमार दर्द महसूस होगा, नौजिया यानी कि उसका दिल भी खराब होगा, और वॉमिटिंग यानी उल्टी या क्या भी हो सकती है उसे। इसका इलाज इस तरह किया जा सकता है कि ज्यादा मिकदार में पानी पिया जाए, सफाई का ख्याल रखा जाए, साफ पानी पिया जाए, साफ खुराक खाई जाए। उसके अलावा अगर आपको फर्ज करें डिहाइड्रेशन हो चुकी है तो साल्ट मिला पानी इस्तेमाल किया जाए। ORS जिसका मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट में एज
ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो कि पानी के अंदर शामिल कर दी जाए तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जज़ब हो जाती है। डायरिया की सूरत में बैक्टीरिया या वायरस स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर रैप कर लेते हैं, एक कवर बना लेते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो सकता और पानी ऐसे ही हार्ड हो जाता है। जब उसके अंदर पानी के अंदर हम साल्ट या नमक या चीनी वगैरह मिक्स करके पिएंगे तो फिर वो जज़ब हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। इसलिए नमक वाला पानी या चीनी वाला पानी या फिर कोई टैंक वगैरह बना के नींबू पानी बना के डायरिया की सूरत में पीना चाहिए, ताकि पानी जो है वो जज़ब हो सके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में और डिहाइड्रेशन का खतरा खत्म किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन डायरिया का बिल्कुल उल्ट प्रोसेस है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से पानी एक्सेस अमाउंट में अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, या तो एक्सेस अमाउंट में अब्सॉर्ब कर लिया जाता है या फिर पानी जो खाना खाने वाला बंदा है वो कम पी रहा है। ऐसी खुराक खा रहा है जो खुश्क है, ऐसी खुराक खा रहा है जिसमें पानी की मिकदार कम है, लिहाजा उसका जो फिजिक है वो ज्यादा सॉलिडिफाइड हो गया है। इर्रेगुलर मील यानी कि बेतरतीब खाना खाना, कभी 2 बजे खा लेना, कभी 4 बजे, फिर 5 बजे खा लेना, ज्यादा खाना खा लेना और खुश्क खुराक खाना, शोरबे वाला सालन ना खाना, इसकी वजह हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की। इसमें पानी ज्यादा अब्सॉर्ब हो जाता है या पानी कम पिया जाता है, जिसकी वजह से जो फीसिस है वो बेशुमार सख्त हो जाता है और उसको पास आउट करने के लिए बेशुमार मशक्कत करनी पड़ती है, बेशुमार जो है वो पेन महसूस होता है। इसकी जो केयर है या इसकी जो क्योर है, हम कह सकते हैं कि ज्यादा पानी पीना, ऐसी ग़िज़ा खाना जिसमें पानी का कंटेंट अच्छा हो, ऐसा सालन खाना जिसमें शोरबा हो, और उसके अलावा अगर आपको फर्ज करें कॉन्स्टिपेशन हो ही गई है तो आप लैक्सेटिव अदवायात का इस्तेमाल करें, जिसे पेचेस आवर अदवायात कहते हैं, जिनके खाने से जो फीसिस है वो आसानी से एलिमिनेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन लैक्सेटिव अदवायात के नुकसानात भी हैं। जब एक बंदे को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, वो लैक्सेटिव अदवायात खा लेता है या इंजेक्शन लगवा लेता है तो वो उसका आदी हो जाता है पक्का, वो उसे फिर पेशाब आता ही नहीं, फीसिस आता ही नहीं कि जब तक वो गोली या इंजेक्शन ना लगवा ले। लिहाजा लैक्सेटिव अदवायात उस सूरत में जब आपको बहुत ज्यादा पेन हो और कॉन्स्टिपेशन इंतहा की बढ़ चुकी हो तब इस्तेमाल की जाए तो बेहतर है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो डिस्करेज किया गया है। इसके इस्तेमाल के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई है कि ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फिर बंदे को आदत पड़ जाती है। फिर अगर कॉन्स्टिपेशन ना भी हो तो फिर उसी टाइम पे फीसिस आएगा जब बंदा लैक्सेटिव अदवायात खाएगा। कॉन्स्टिपेशन का एक दफा दोबारा सुन लें कि पानी या तो ज्यादा अब्सॉर्ब हो जाता है या बंदा पानी उतना नहीं पीता, जिसकी वजह से जो फीसिस हैं वो बहुत ज्यादा सॉलिडिफाइड हो जाते हैं और सख्त हो जाने की वजह से उनको बाहर निकालना एनएस के जरिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा अल्सर, मैंने आपको बताया कि हमारे मैदे के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl प्रेजेंट होता है और उस HCl की जो pH है वो 2 होती है, 2 बेशुमार एसिडिक कंसंट्रेशन है। अब अगर आप फर्ज करें मजीद आप जंक फूड खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, साथ बोतलें पेप्सी वगैरह पी लेते हैं, जिसकी वजह से बोतलों के अंदर भी एसिड मौजूद होता है, आपके मैदे की pH मजीद फॉल कर जाती है, 1 हो जाए तो वो एक pH जो है वो आपके मैदे की दीवारों के लिए दुरुस्त नहीं है, वो म्यूकस को तोड़ जाएगी। म्यूकस को तोड़ेगी HCl डायरेक्ट मैदे की दीवारों के ऊपर अटैक करेगा और उनको नरम कर देगा। फर्ज करें HCl ने पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, म्यूकस हटी हुई है, पेप्सिनोजेन जो कि पेप्सिन बन चुकी है यानी कि एक्टिव फॉर्म में आ चुकी है, वो जाके मैदे की दीवारों को डाइजेस्ट कर देगी, जिसकी वजह से मैदे की दीवारों के अंदर सुराख हो जाएंगे, जिसकी वजह से जलन महसूस होती है और ऐसा महसूस होता है कि हमारे मैदे के अंदर बेशुमार जख्म हो चुके हैं। इसे कहते हैं कि पेप्टिक अल्सर है, मैदे का अल्सर है। एसोफेगस का अल्सर भी हो सकता है। इस सूरत में जब आप कोई तेजाब वगैरह पी लें या आप ऐसी चीज पी लें जिसके अंदर बेशुमार एसिडिक कंसंट्रेशन हो, या एंटीपेरिस्टालसिस की मदद से HCl जो मैदे का है वो एसोफेगस में आ जाए और आप ऊपर से भी कोई बोतल वगैरह पी रहे हो, जिसकी वजह से जो एसोफेगस का मस्कुलर हिस्सा है वो मसल जो है वो खराब हो जाए और उसमें सुराख हो जाए, उसे एसोफेजियल अल्सर कहते हैं। जबकि जो मैदे का अल्सर होता है उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। ये इस वजह से होता है कि जब आप ज्यादा मसाले वाली चीजें, मिर्चों वाली ज्यादा चीजें या एसिडिक चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जैसे ऐसी बोतलें पी लेते हैं जिनके अंदर एसिड का कंसंट्रेशन बेशुमार होता है, मैदे के पास भी एसिड होगा, आपने एसिडिक की फ्रूट खाना शुरू कर दिया जैसे अंगूर और माल्टे वगैरह जिनके अंदर सिट्रिक एसिड वगैरह पाया जाएगा, सिरका आपने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जिसकी वजह से
आपके मैदे के अंदर कोई छोटा मोटा सुराख हो गया। इसकी वजह ये होती है कि जो म्यूकस है मैदे की दीवारों के अंदर वो थोड़ा सा हट जाता है, उसको उसके जो लेयर बनी होती है HCl उसको तोड़ देता है, वो डायरेक्ट HCl जाके लगता है मैदे की दीवारों के साथ। मैदे की दीवारों के साथ लग गया है तो मैदे की दीवार को खराब करेगा क्योंकि एसिड है। म्यूकस का काम ही है कि वो HCl और पेप्सिन से बचाती है मैदे की दीवारों को। अब म्यूकस ही हटी हुई है तो HCl डायरेक्ट उसके साथ जाके लगेगा, पेप्सिन भी डायरेक्ट उसके साथ जाके लगेगी। उस मैदे की दीवार के पास जो प्रोटीन मौजूद है सेल मेम्ब्रेन के पास वो डिस्ट्रॉय कर देगी और मैदे के अंदर छोटा मोटा सुराख हो जाएगा। इसका इलाज इस तरह किया जा सकता है कि आप पानी ज़्यादा पिए, आप बोतलों वगैरह से इज्तनाब करें, आप एसिड वगैरह से इज्तनाब करें, मिर्ची या फिर मिर्चीली या फिर मसालेदार चीज़ों से इज्तनाब करें। उसके अलावा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, डाइटरी फाइबर का इस्तेमाल करें। और अगर फर्ज करें आपको खुदा न खास्ता हो ही जाता है पेप्टिक अल्सर तो आप एंटी पेप्टिक जो दवायात हैं, सिरप वगैरह और ऐसी दवायात जो हैं उनका इस्तेमाल करें। अगर मैदे के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो गई, आपको खट्टे ढकार आ रहे हैं या आपका खाना जो है वो आपके एसोफेगस में आता महसूस हो रहा है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक सिरप मिलता है, आम किसी मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगा, वो इस्तेमाल करें ताकि आपके मैदे की जो पीएच है वो नॉर्मलाइज की जाए। ऐसी दवायात और ऐसी चीज़ें खाएं जो कि बेसिक कंटेंट रखी हों और आपके जो मैदे की जो पीएच जो बिल्कुल ड्रॉप कर चुकी है, 0 हो चुकी है, 1 हो चुकी है, जो कि हाईली एसिडिक है, उसको थोड़ा सा राइज किया जाए, 2-3 पे लाया जाए ताकि मैदा अपना नॉर्मल फंक्शन कर सके। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर भी कवर हो गया और इस टॉपिक के साथ साथ ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।